मैं कहूं तो भारतवर्ष की उत्पत्ति का कारक ही हमारा वेद थी। वेद का ज्ञान से जो उत्पत्ति हुई थी उसे माना जाता है कि भारत की उद्भव काल था। भारत की उत्पत्ति ज्ञान से ही थी और यहां तक भी कहा जाता है कि हमारे ऋषियों, हमारे मनुष्यों की जो तपस्थली थी वो भारत भूमि थी और भारत उनके तपस्या के कारण जो ज्ञान उत्पन्न हुआ। शायद विश्व आज भी अब खोज हो रहा है, अभी भी एक सप्ताह का भी खोज आप जो पेपर के माध्यम से आपके साथ आया होगा। ऐसा कोई भी दुनिया के कोई ऐसा देश, कोई स्थान नहीं है जहां की हमारे ज्ञान का कोई न कोई शोध या कोई न कोई वहां पर एक स्थापित आपको प्रमाणिकता के रूप में न मिलता। छोटा सा रूप में मैं कहूं, हमारा ज्ञान कभी भी जैसा आज दूसरे धर्मों को लोग अपने ज्ञान को अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान, भारतीय वैदिक ज्ञान सहजता से बिना किसी को प्रभाव के डाले प्रेम पूर्वक अपनी ज्ञान के संपर्क में ला करके जो उन्होंने संपर्क के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान किया वो विश्व में बहुत ही आसानी से उसको ग्रहण किया गया, स्वीकार किया गया। बंधुओं, आज भी मैं बताने में बहुत सुखद अनुभव कर रहा हूं। अभी भी आप अपना खुद का मोबाइल यदि आप खोलेंगे तो आज विश्व के 10 अग्रणी देशों में वेदों पर खोज और वेदों का अध्ययन, शायद मुझे कहने में एक गर्व महसूस हो रहा है। भारत में तो हमारी जो वर्तमान सरकार है वो तो कर ही रही है, लेकिन उससे पहले हमारे विदेशों में हमारे वेदों के ज्ञान पर जितना शोध शुरू हो गया वो अन्यत्र शायद भारत में भी उस समय नहीं था जो हमारे पाश्चात्य समय में था। माना जाता है कि हमारा विज्ञान, जो वेदों में हमारा ज्ञान था, उस पर भी यदि शोध के रूप में यदि उसको हम सोचे देखें तो आप पाएंगे कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व, ये प्रमाणिकता के साथ आपको लिखा हुआ है, ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जो है हमारी इस वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया जाओ भी। जो हमारे रामनाथन जी ने जिस बात को कहा, कई किताबों में जो बात आई है, तो ईसा पूर्व 3000 वर्षों में कोशिश किया जाने लगा जो हमारा ज्ञान विज्ञान है उसको लिपिबद्ध किया जाए। और इसलिए कहीं कहीं उसमें जो भाषाएं रही हैं, निसंदेह देववाणी तो थी ही, लेकिन कालांतर चल के कई भाषाओं का जो आविर्भाव हुआ, उसके वजह से कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको जो कुछ अंतर मिलता है। वो आवश्यकता क्या है, मैं रामनाथन जी से भी बात करना चाहूंगा, आगे भी बैठेंगे हम लोग, आपका समय बहुत नहीं लूंगा, लेकिन आवश्यकता क्या है। जहां पर शंकाएं हैं, उस समय के जो हमारे विद्वान लेखक या हमारे मनीषी लिखे, वह उस समय के शब्दों जो प्रचलित शब्द थे और काल खंड के अनुसार, स्थान के अनुसार जो शब्द दिए थे, जो प्रचलित शब्द थे, उनको उन्होंने उसका समावेश किया। और इसलिए आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि भाषाएं और बोली ये निरंतर 10 कैसे कहते हैं, 4 कोश में तो बोली बदल जाती है। अंतर पा जाएंगे आप, जो हम बोलते हैं और 4 कोश में यदि आप देखें तो वो आपका जो टोन है वो बदल जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों वर्ष का ये समय बीत गया। हम वैदिक काल को भी यदि माने तो आज यदि एथेंटिक ग्रंथ को भी माने, तिलक जी द्वारा भी ग्रंथ को माने तो 5000 वर्ष पूर्व तो है जब वेद व्यास जी ने संकलन किया, क्योंकि उससे पहले तो श्रुति थी। हमारे सारे के सारे मंत्र श्रुतियों में थी। मैकाले क्या कहा, किसने क्या कहा, उस पर मत आइए। अब तो आवश्यकता है कि इसको प्रमाण के साथ हमें प्रूव करना है कि हमारे देश में सारे मंत्र दृष्टा हमारे ऋषि महर्षि थे अनादिकाल से। उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो एक कृषि का विद्यार्थी हूं, लेकिन स्वयं का अनुभव भी कुछ है। अनादिकाल से हमारे व्यंत्र जो है श्रुति के रूप में अभी हमें
हमारे पूर्व में प्रोफेसर ललन मिश्र जी ने कहा। और शुद्ध श्रुति के रूप में यदि आप वेद के मंत्रों को कंठस्थ करते हैं, उसका जो कंपाउंड है, उसका जो स्वर है, यदि सही ढंग से यदि उसका उच्चारण नहीं हुआ तो शायद उस मंत्रों का सही रूप में जो फायदा मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। ये हम सब जानते हैं। इसीलिए हमारे श्रुति का बहुत महत्व था। बाद में एक है महर्षि वेद व्यास जी ने एक संकलन करके आपको लिपिबद्ध कर दिया, और वो कालखंड भी 5500 वर्ष से कम का नहीं है। आवश्यकता क्या है? रामनाथन जी ने भी बहुत सी चीज कहा। चूंकि एक प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी और एक शिक्षक के नाते, मैं विद्यार्थी इसलिए कहता हूं कि एक शिक्षक अनवरत विद्यार्थी है। हम स्वयं कहते हैं कि शिक्षक यदि वो विद्यार्थी नहीं है तो किसी चीज को वो फिर अपने शिक्षकों के अंदर उसका जो है उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। और सच्चा शिक्षक वही है जो सही माने में अपने विद्यार्थी के अंदर जो कुछ पाया है उसे पूरा का पूरा उसको ट्रांसमिट करते हैं। मैं सोचता हूं रामनाथन जी ने बिल्कुल जो कार्य कर रहे हैं, केवल केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं है, वेद में हमारे सारे ज्ञान है। मैं तो छोटा सा कृषि के बारे में बात करूं। हमारे पहले कृषि के बाद प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी ने कहा, कुछ बात कही। मैं भी तमाम अभी भी 2019 में भी अभी मैं बताना चाहता हूं उपाध्याय जी, दिल्ली के अंदर ही हम लोगों ने जैविक कृषि पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय किसान संघ के द्वारा कई संस्थाओं के द्वारा मिलकर के एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया गया। और हमारे अभी इंस्टीट्यूट में 2022 में जाकर दिल्ली इज देयर अभी भी एक हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया, जैविक खेती पर किया, और तमाम और से बहुत सी सुविधाएं थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में तो कृषि का उद्भव ही सभ्यता के उद्भव के साथ है। आप हमारे यहाँ उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहां पहली लाइन वहां उस विश्वविद्यालय में लिखा है कि भारत में सभ्यता का विकास ही कृषि के पहले हल की पहली जुताई से कृषि के इस पहले हल की जुताई से हमारी भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। आप सोच सकते हैं अब कब हुआ है, इसके कालखंड पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कालखंड पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बहस है। और भाई एम.पी. पांडे जी ने इसी वेद विज्ञान के तहत काफी सुंदर उन्होंने ढंग कहा। काल घटनाएं भी मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूं। जो हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, क्या आज वो अभी सत्य है? उस पर भी आपको खोज करना है। इतना ही नहीं खोज करना है, कृषि के उद्भव की बात मैं कर रहा था। कृषि के उद्भव को भी आप निस्संदेह वेदों से निकाल करके लाना है। जो वेदों में मिलता है, पृथ्वी की बात आई, निस्संदेह मेरा स्वयं का बहुत लेक्चर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात जो है कि पृथ्वी के द्वारा जो खड़ का जो अभी आपने बात कहा, मन की मानी सच्ची बात है, लेकिन सारी बात को छोड़ भी दिया जाते, एक बात की आती है जो उन्होंने आपने कहा, और अन्नों में जो जौ की बात कही। बंधुओं, हम सभी वैज्ञानिक हैं और एक कृषि वैज्ञानिक के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे शास्त्रों में 3 फसलों के, वेदों में 3 कृषि फसलों की बात प्रमुखता से की गई है। और आप जब देखें हमारा सारा का सारा सभ्यता का विकास ही उसी से जुड़ा हुआ है। वह एक था जौ, सीरियल्स में अन्न की फसलों में जौ, और दाल की फसलों में उड़द की बात कही गई, और तिलहन की फसलों में तिल की बात कही गई है। और एक श्लोक अथर्ववेद का उसी के रूप में आता। मैं आपकी बात को तो देखिए, हमारे ऋषि महर्षियों ने कृषि के क्षेत्र में कितना बढ़िया और कितना सुंदर हम जैसे समाज के बंधुओं को क्या दिया। कहते हैं अन्नाद 10 गुणम माषम, उड़द की फसल को कहते हैं संस्कृत में। अन्नाद 10 गुणम माषम, मासस 10 गुणम पिव, पिव माने दूध, संस्कृत का ये श्लोक है। अन्नाद 10 गुणम माषम, मासस 10 गुणम पिव, पिव 10 गुणम मांसः, मांसः 10 गुणम घृतम, और घृतम 10 गुणात् तैलम मर्दुने नतु भोजने। अब ये संदेश बहुत सुंदर हमारे इस अथर्ववेद का जो एक श्लोक है, जिसको हमारे निस्संदेह आप देखेंगे तो अभी आज के जितने भी आप आयुर्वेद में पाएंगे, और आयुर्वेद के लोग आज भी कहते हैं तेल कभी भी हमारे देश में वैदिक काल से
तेल को कभी भी खाने के लिए उपयोग के लिए वर्जित किया गया था, कभी भी खाने के लिए कहा गया। खाने के लिए जब भी कहा गया है तो शुद्ध रूप से घी का ही सेवन करने के लिए कहा गया। और ये और कैसे बताते हैं, कैसे जिसमें कितनी ताकत है। कहते हैं अन्न से 10 गुनी ताकत जो है, दलहन फसल उड़द की बात करते हैं, उड़द में है। और उड़द से 10 गुनी ताकत दूध के सेवन करने में है। और दूध से 10 गुनी ताकत मांस में कहा है, क्योंकि वेद का उनका रिसर्च रहा, हमारे ऋषियों का रिसर्च रहा। और मांस से भी 10 गुनी ताकत उन्होंने कहा, इसलिए मांस खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 उससे भी 10 गुना ताकत जो है घी के सेवन में है, घी के खाने में है, घी के सेवन में है। लेकिन साथ साथ कह दिया जो तिलहन की फसल है, तेल का जो सेवन है, उसको खाने के लिए वर्जित कर दिया। कहते हैं तैलम मर्दुरे नत भुजे, तेल को मालिश के रूप में आपको यूज करना है, खाने के रूप में नहीं करता है। तो ये हमारे यहाँ कृषि, और इसलिए हमारे शास्त्रों में तीनों का बहुत महत्व है। आप देखेंगे जौ के फसल की महत्व था, उड़द के दाल के रूप में उड़द का फल था, या बकिया जितनी भी चीजें आती है विश्व के अनेक। आज वो समय नहीं है, समय भी बहुत हो गया है, 12 बजे ये सेशन को खत्म होना था, तो ये नहीं है। लेकिन कृषि की आवश्यकता थी। हम लोग प्राकृतिक खेती करते थे, आपने बहुत सी कहा, जैविक खेती करते थे, प्राकृतिक खेती करते थे, और इतनी नहीं होता था। आप ये देखिए हम लोग तो ऋषि खेती भी करते थे। और मैं आपको बंधु बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल हो रहा है। होम के अग्निहोत्र का बहुत ही अधिक प्रभाव है, और उससे 25 से 30% वृक्षों के अंदर, फसलों में चूंकि बहुत 4 से 5 महीने का फसल होते हैं अधिकांश, उसमें बहुत त्वरित उसका रिस्पांस नहीं है। लेकिन जो हमारे फलदायी वृक्ष है उन पर जो रिसर्च हो रहा है, और बगीचों के कोने कोने में यदि अग्निहोत्र किया जाता है और बीच में किया जाता है, तो 25% फल जो है स्वादिष्ट होते हैं, और किसी भी कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें हैं। आवश्यकता क्या है, मैं थोड़ी सी मैं उस दौरान गुजर चुका हूं, जब विभीषिका थी 1962 के चाइना वार के बाद, यह देश जिस समय अन्न से जूझ रहा था, हमें वो दिन भी याद था जब पीएल 480 से सड़ी हुई गेहूं आती थी, उसके लिए भी 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती थी। देश के वैज्ञानिकों को हमारे उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया, जय जवान जय किसान, और उस नारे का इतना प्रभाव है। एक व्यक्ति जो सात्विक होता है, और सात्विक व्यक्ति ही ऋषि माना जाता है, और ऋषियों के जो बात में जो बोझ होती है वह प्रभाव पड़ा, शायद देश आत्मनिर्भर पर का हम खाने से बचा सके। आज सोचिए ना, हमारे देश में 1950 में 50 मिलियन टन की केवल पैदावार थी, आज हम 200 से ऊपर मिलियन टन की पैदावार करते हैं। अब और 140 करोड़ जनसंख्या को यदि आपको खिलाना है, तो कहीं न कहीं समन्वय का स्थापित करना है। और उस समन्वय का स्थापित करने में हमें निस्संदेह प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और आधुनिक खेती का सम्मिश्रण करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूँ कि वेद में जो निहित ज्ञान है, उस ज्ञान को डिकोड करने की आवश्यकता है। हमारे के शर्मा साहब है, पूर्ण हमारे प्रमित भी है। मैं जानता हूँ कि वेद के ज्ञान केवल अब संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय तकनीक न हो, आप उसे निकाल करके जिस फैकल्टी से आवश्यकता क्या है, जिस फैकल्टी से जो ज्ञान की आवश्यकता है, उपेंद्र जी बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि हर फैकल्टी के लिए वो बात, वो उस ज्ञान को, उस चीज को डिकोड करके ले आइए। कि ये रिसर्च जर्मनी यदि रिसर्च कर रहा, जर्मनी में मैं आज ये बताना चाहता हूँ इस हाउस को, जर्मनी में संस्कृत को कंपलसरी कर दिया गया, भारत में आज भी नहीं माना। संस्कृत की कितनी दुर्दशा है, हमें वो क्षण भी है कि संस्कृत को किस भाषा, इस संस्कृत के लिए क्या क्या उपयोग किया गया था, वो दिन दूर नहीं था। लेकिन आज की वर्तमान सरकार संस्कृत को बहुत ही इसके विकास के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन आपको एक कदम और आगे बढ़ना है। आपको केवल अब क्लासरूम टीचिंग के अलावा इसमें क्या निहित है, किस बिंदु पर शोध करना है, किस फैकल्टी में जिस पर शोध करना है, इसको खोज के ले आवें और समन्वय स्थापित करें। तभी ये साथ हम सोचते हैं अपने देश को फिर से हम अग्रिम पंक्ति में खड़ा करें।